गुड आफ्टरनून सर। जैसा कि आज हम लोग फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो आज हमारा टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा दर्शन। तो आज हम शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। शायद आप लोग भी जानते होंगे कि इस टॉपिक को सर ने बहुत अच्छे से इसको रीड कराया है हम लोगों को, लेकिन उसको रिवाइज के तौर पर आज जो हमको इसकी जिम्मेदारी मिली है उसको हम पूर्तियाँ मिलाने की कोशिश करूँगा। और आज शिक्षा के बारे में शुरू करते हैं। आइए शिक्षा दर्शन को समझने के पहले उसके कुछ अन्य चीज़ों को भी जानना होता है कि हमें दर्शन क्या है और शिक्षा क्या है, उसके अलग अलग उनके इनके बारे में जानना पड़ता है। इसके बाद में हम शिक्षा दर्शन को ही समझ सकेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि शिक्षा का अर्थ। हम जानते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सॉरी, कि दर्शन का अर्थ। तो दर्शन क्या है इसके बारे में जानते हैं। दर्शन का जन्म चिंतन से हुआ है। मानव सदैव चिंतनशील रहा है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न देश, काल और परिस्थितियों में किसी न किसी दर्शन का जन्म होता होता रहा है। तो दर्शन शब्द जो है वो फिलॉसफी, अंग्रेजी में इसको फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस और सोफिया, जिनका अर्थ होता है क्रमशः प्रेम और ज्ञान। यानी कि जो फिलॉसफी शब्द है वो फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉस का जो समानार्थी अर्थ होता है वो लव, और सोफिया का समानार्थी शब्द होता है विजडम। तो लव का मतलब समझते ही होंगे कि प्रेम या अनुराग, और विजडम का मतलब होता है ज्ञान। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान के प्रति प्रेम की भावना ही दर्शन है। ज्ञान के प्रति प्रेम की भावना ही दर्शन है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान को जानने के लिए या हम कहते हैं जानने के लिए निष्ठापूर्वक उसके आधार की खोज करना, उसके तह तक जाना ही दर्शन है। किसी भी चीज की सत्य की खोज करना, उसके तह तक जाना, उसके आधार की खोज करना, निष्ठापूर्वक खोज करना ही दर्शन है। एक दार्शनिक थे शोपेनहावर, उन्होंने ये कहा था कि हर व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। कोई भी व्यक्ति हो वो जन्मजात दार्शनिक होता है। दार्शनिक क्यों होता है कि वो अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, कुछ चिंतन करता रहता है। तो उन्होंने इसी तर्क में कहा था कि हर व्यक्ति, आप ऐसी एक मुझे एक छोटी सी एक कहानी याद आ गई है कि एक राजा था, उसकी एक लड़की थी। तो उस राजा ने चार नाइयों को बुलाया और उसने चारों दिशाओं में अपनी लड़की की वर ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में उन चारों नाइयों को भेज दिया। तो संयोग की बात यह है कि चारों नाई एक ही दिन उन चारों वरों को ढूंढकर लाते हैं राजा के सामने। अब राजा के सामने समस्या ये खड़ी हो जाती है कि भाई किसके साथ शादी की जाए। तो लड़की ने अपने पिता की मतलब इज्जत रखने के लिए उसने क्या किया कि वो एक चिता बनाती है, और चिता बनाने के बाद में वो उसमें जल जाती है।
फिर भी वही, फिर लड़की क्या करते हैं, वो चारों जो बर होते हैं जो आते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई एक राख ले लेता है, एक कंकाल बनाने का मंत्र सीखने चला जाता है, एक जीव डालने का मंत्र सीखने चला जाता है, एक मांसपेशियां बनाने का मंत्र, यानी कि वो चारों हैं, चारों अलग अलग अपने के काम में लग जाते हैं। तो फिर जब वो मंत्र ये सीखने के बाद में वापस आते हैं, तो फिर उनके एक कोई कहता है राख पर करता लाता है, कोई राख ले लेता है, तो वो इन चारों मिला करके फिर एक लड़की बना देते हैं। वो राख ले आता है, वो कंकाल बनाने का जो मंत्र सीखा वो मंत्र से कंकाल बना देता है, वो जीव डाल देता है, वो मंत्र सीख के आया है, वो मांसपेशियां बनाने का मंत्र सीख के आया, फिर एक लड़की बनकर तैयार हो जाती है। फिर वही समस्या सामने आ जाती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि फिर भी अगर किसी से पूछा जाए कि भाई किससे शादी हो, तो हर व्यक्ति के मन में या हर व्यक्ति चिंतन अलग अलग तरीके से करेगा कि नहीं भाई, जो राख लिए रहता है उसके साथ में होनी चाहिए, जो कंकाल बनाने का कंकाल बनाए नहीं उसके साथ में होना चाहिए। दूसरे से पूछा जाएगा कि जीव डालने वाले के साथ में होनी चाहिए। एक अगर और किसी से पूछा जाए कि मांसपेशी, तो इस तरीके से अलग अलग सभी के मन में विचार आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि दर्शन किसी भी सत्य की खोज करना या नए ज्ञान की खोज करना, नवीन तत्वों की खोज करना या सत्य की सत्यता की खोज करना, उसके आधार तक जाना ही दर्शन है। ऐसे ऐसा व्यक्ति जो कुछ नया सोचने को जिज्ञासु हो, वह निश्चित तौर पर दार्शनिक होगा। हर जो व्यक्ति कुछ नए खोजने की और सोचने के लिए जिज्ञासु रहता है, वो निश्चित तौर पर ही कोई न दार्शनिक जरूर होगा। जैसे कि और समझ लेते हैं कि दर्शन के बारे में कि सृष्टि क्या है, पृथ्वी क्या है, भगवान क्या है, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, प्रकृति क्या है, वो दर्शन के माध्यम से जान सकते हैं। इसके बाद में दर्शन की परिभाषा है। एक दार्शनिक थे फिस्टे ने कहा था कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यानी कि जो वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान अर्जन किया जाए वो दर्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे दार्शनिक अरस्तु, इन्होंने कहा दर्शन ऐसा विज्ञान है यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। जो दर्शन वास्तविक स्वरूप है, यानी कि जो परम तत्व के जो वास्तविक स्वरूप की जांच करता है वही दर्शन कहलाता है। फिर आते हैं शिक्षा। शिक्षा के बारे में, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे शिक्षा हमको प्राप्त होती है तो हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है और हम सब और संस्कृत बनते रहते हैं। तो जब देखें कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक तरीके से मान लेते हैं कि कोरी प्लेट के समान होता है, और जब शिक्षा के माध्यम से ही वो समाज में रहता है और शिक्षा को प्राप्त करता है और सब और सुसंस्कृत बनता जाता है। शिक्षा शब्द एजुकेशन से बना है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है। इसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और डीको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। इसका अर्थात इसका मतलब कि बालक की जो जन्मजात शक्तियां हैं उनको शिक्षा के द्वारा उचित दिशा में विकसित करना, यानी जो बालक की जन्मजात शक्तियां होती है उनको उचित दिशा में विकसित करना। के बाद में शिक्षा की परिभाषा है। अरस्तु
जो एक दार्शनिक थे, उन्होंने शिक्षा की परिभाषा जो उन्होंने कहा था कि यानी जब आपके शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ, तो मस्तिष्क का दिमाग है। परंतु में सुरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ जगत के उन सब विचारों का मानने थे कि जो के जगत के उन सब विचार हैं उनको प्रकाश है मानव मस्तिष्क में शिक्षा दल जब को या बात जान के तब के अर्थ को समझ पाएंगे। शिक्षा शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा दर्शन है वो शिक्षा से संबंधित विचारों पर विचारों पर विचार करता है। जो भी शिक्षा से संबंधित विचार है उनसे शिक्षा दर्शन विचार करता है और उनके समाधान के लिए उनके समाधान के दार्शनिक अर्थात चिंतनपूर्ण एवं निर्णयात्मक दृष्टि से प्रयत्न करता है। उसके समाधान के लिए दार्शनिक चिंतन पूर्ण करता है, उनके दार्शनिक चिंतन करता है और निर्णयात्मक दृष्टि से प्रयत्न करता है। इसके बाद में दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, यानी कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक, ये एडम्स ने कहा था कि जो दर्शन जो मूल है वो दर्शन है और उसको देह में जो लाने का कार्य करता है वो शिक्षा करती है। वो दर्शन है और उसको जो देह में लाने का कार्य शिक्षा करती है। इसीलिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दर्शन का में शिक्षा के दर्शन, शिक्षा दर्शन के अर्थ को समझिए और शिक्षा दर्शन के स्वरूप को जानना है। तो जब हम स्वरूप को जानेंगे तो सबसे पहले दार्शनिक दृष्टिकोण कि शिक्षा में जब दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो शिक्षा दर्शन का जन्म होता है। यह शिक्षा दर्शन क्या है? जब हम दर्शन के स्वरूप पर विचार करते हैं तो वहाँ हमको दर्शन के विभिन्न विभागों में भी शिक्षा दर्शन के स्वरूप पर विचार करना पड़ता है। और हम जब शिक्षा पर विचार कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि शिक्षा दर्शन को शिक्षा की जो विभिन्न शाखाएं होती हैं उनके रूप में भी देखते हैं। इससे यह विदित होता है कि जो शिक्षा दर्शन है वह विषय है कि जिसमें शिक्षा और दर्शन दोनों का स्पष्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है मौलिक खोज कि कुछ विचारकों के अनुसार अगर देखते हैं कि जो दर्शन में मौलिक सिद्धांतों की खोज होती है और उन सिद्धांतों को शिक्षा के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों का जो शिक्षा क्षेत्र में व्यवहार किस प्रकार होता है और किस होना चाहिए इसे बताया जाता है।
कुछ अन्य विचारकों के माध्यम से अगर जाने की, तो शिक्षा को वह माने। के अनुसार दर्शन तो एक शिक्षा का सामान्य ही है, लेकिन व्यवहारवादियों और दार्शनिकों का यह मत है कि जैसे एक दार्शनिक डीवी एवं थे, उन्होंने कहा था कि जो उनके समर्थक थे इसी विचारधारा के व्यक्ति थे, यानी व्यवहारवादी और दार्शनिक विचारधारा के वो व्यक्ति थे। इस विचारधारा के अनुसार उसने अपना काम ठीक से नहीं किया है। दर्शन में अपने जो समझ कुछ जिनका समाधान ही नहीं हो सकता है। इसके बाद में शिक्षा की समस्याओं का समाधान ढूंढना, यानी कि जो शिक्षा दर्शन का जो स्वरूप है उसमें शिक्षा की समस्याओं का समाधान ढूंढना। दर्शन का वास्तविक जो कार्य है, वास्तविक कार्य अगर देखा जाए तो वो समस्याओं का समाधान ढूंढना है। जो भी शिक्षा से संबंधित समस्याएं होती हैं, दर्शन उनको समाधान ढूंढता है। इस युक्ति से संपूर्ण दर्शन की शिक्षा दर्शन है, या कह लीजिए कि दर्शन को शिक्षा दर्शन होना ही चाहिए। डीवी ने इसको स्पष्ट तरीके से लिखा है कि शिक्षा दर्शन में बाहर से सिद्धांत बनकर लागू नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा दर्शन में तो तत्कालीन सामाजिक जीवन की कठिनाइयां भी के प्रति दृष्टिकोण बनाने में भी समस्या का स्पष्टीकरण होता है, और साथ ही साथ शिक्षा दर्शन को बाह्य सिद्धांतों का बहुत रूप नहीं समझना चाहिए। और उनके अनुसार तो दर्शन स्वयं ही शिक्षा का सिद्धांतीकरण है। इसके बाद में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने जीवन का विषय बनाना, यानी कि दार्शनिकों को यह सोचना है कि अपना जो ध्यान सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी लगाना चाहिए। तो इस विचारधारा से अनेक दार्शनिक सहमत नहीं होते हैं। उनके लिए विश्व का अध्ययन व्यर्थ नहीं है, वे संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अध्ययन का विषय बनाते हैं और वे के दिक और अंत पर भी विचार करना चाहते हैं। फिर भी संपूर्ण विश्व का बौद्धिक जो स्तर है वो विवेचन करता है कि भले ही उन्हें इन प्रश्नों के सही उत्तर ना हो मिल सके, फिर भी सही उत्तर तो गणित के प्रश्नों के भी आते हैं। ये ऐसे नहीं है जिनका कोई निश्चित उत्तर दिया जा सके। का जो क्षेत्र है, शिक्षा दर्शन के क्षेत्र, शिक्षा दर्शन शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करता है। शिक्षा का क्या उद्देश्य हो और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या पाठ्यक्रम बनाया जाए। जो शिक्षा के पहलू होते हैं उन पर शिक्षा दर्शन सबसे पहले विचार करता है, और शिक्षा का क्या उद्देश्य हो, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम, किस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, तथा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यानी कि पढ़ाने की विधि क्या हो, और इन सब बातों पर है। शिक्षण विधियों पर मुख्य रूप से शिक्षा विज्ञान पर विचार होता है, किंतु शिक्षा विज्ञान से ही प्रभावित होता है। जब अगर बात करें कि जब दर्शन और विज्ञान के ऊपर विचार करें तो वहां पर हमने एक चीज देखने को मिलती है कि दोनों में पर्याप्त समानता होती है। बस हम ये भी कह सकते हैं कि प्रारंभ में जब विज्ञान दर्शन का
और अन्य शाखाओं में नहीं बांटा गया था। तो उस समय ज्ञान की जो भी ज्ञान की के थे तो सीमित जन्मदाता था, किंतु एक वैज्ञानिक थी। विज्ञान लिया। गणित में बात करते हैं कि निश्चितता रहती है, इसके प्रश्न भी निश्चित होते हैं और उत्तर भी। इसके पश्चात अपने को दर्शन से पृथक कर लिया। धीरे धीरे अन्य विज्ञानों ने भी अलग होकर भौतिकी जैसे है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है आदि के रूप में अपने पृथक अस्तित्व बना लिए हैं। सभी विज्ञान चाहे वो गणित हो आश्रय लेते हैं, गणित की विधि का ज्ञान विधि से भिन्न है। विज्ञान में प्रयोगशालाओं में निरीक्षण एवं परीक्षण किए जाते हैं। गणित में क्या होता है, किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता ही नहीं होती है। गणित की कक्षा में श्यामपट्ट एवं चाक से भी काम चल जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि गणित में पदार्थों का नहीं संबंध का पदार्थों संबंध को भी अंततः देखने का प्रयत्न करते हैं। जो भी विधा विज्ञान बनाने की उन्मुख होती है, वह सर्वप्रथम गणित का आश्रय लेती है। जब दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि शिक्षण की विषय वस्तु बन जाता है। दर्शन में संबंधी जो शिक्षण समस्याओं तो दार्शनिक दृष्टिकोण और दार्शनिक विधियों से हल दार्शनिक प्रक्रिया होती, तो हल करने की दार्शनिक तसल्ली होती और जिसमें विशिष्ट दार्शनिक उसके निष्कर्ष निकालते हैं और उनके परिणामों पर पहुंचते हैं, तो शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में ही परिणाम निकालते हैं। जैसे कि शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य को निर्धारण करते हैं, विचार करते हैं और शिक्षा व समाज से भी। इसके बाद में शिक्षा व राजनीतिक का भी निर्धारण करते हैं। विद्यालय की व्यवस्था और शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन भी पर विचार करते हैं। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्या है कि जिस तरीके से मनुष्य के लिए की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से लिए शिक्षा के लिए दर्शन की भी आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर विचार करते हैं कि शिक्षक संबंधी ज्ञान, यानी कि शिक्षा दर्शन को शिक्षक संबंधी ज्ञान, शिक्षक कैसा होना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षक की यह एक कामना होती है कि वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त करे। कार्य में सफलता कार्य के स्वरूप पर निर्भर रहती है कि शिक्षक किस तरीके का कार्य कर रहा है, उसके कार्य पर सबका स्वरूप निर्भर करता है। शिक्षक अपने कार्य में तभी सफल हो सकता है जब वह शिक्षक के स्वरूप को अच्छे से पहचाने।
शिक्षण का स्वरूप शिक्षा दर्शन निश्चित करता है। जो शिक्षण का जो स्वरूप होता है शिक्षक के लिए, वो दर्शन निश्चित करता है। इसलिए शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षा दर्शन से परिचय प्राप्त करे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा को व्यवहारिक रूप देना। शिक्षा का दर्शन साधारण तौर पर देखा जाए कि प्रत्येक शिक्षक किसी विषय का किसी भी विषय का अध्यापक है और उस विशिष्ट विषय का व्याख्याता, प्रवक्ता, प्राध्यापक, अध्यापक आदि कहने में वह गर्व का अनुभव करता है। यदि कोई भी टीचर वो व्याख्याता बनता है, प्रवक्ता बनता है, प्राध्यापक, अध्यापक आदि कहने में वह गर्व, किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की उपाधि पदवी मिलती है तो वो गर्व जरूर करता है। गर्व की अपेक्षा यह चिंता का विषय है कि अध्यापक को जीवन का शिक्षक होना चाहिए, न कि किसी विषय का। किसी विषय का पंडित यदि जीवन की समस्याओं से अपरिचित है तो वह विषय शिक्षक की बात है, लेकिन शिक्षक का शिक्षक जो है वो बालक के संपूर्ण जीवन के जो रहस्यों से परिचित जरूर होना चाहिए। बालक की जो भी रहस्य हैं उनसे शिक्षक परिचित जरूर होना चाहिए और जीवन के संदर्भ में अपने विषय को संपूर्ण ज्ञान की एक शाखा के रूप में ही पढ़ाए, तब होता है। अन्यथा जीवन में जीवन के रहस्यों से अनुभव ही एकता से परिचय शिक्षा दर्शन के अध्ययन से प्राप्त होता है। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि सच्चा दार्शनिक ही सच्ची शिक्षा को व्यवहारिक बना सकता है। उन्होंने कहा कि जो सच्चा दार्शनिक ही सच्ची शिक्षा को व्यवहारिक बना सकता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस तरीके की बात कही। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शिक्षण विधियों का ज्ञान। एक अच्छा शिक्षक अपनी शिक्षण विधि में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करता रहता है, यानी कि जैसी परिस्थिति आती रहती है उसके हिसाब से वो अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करता रहता है। कोई भी पद्धति प्रत्येक परिस्थिति में उपयुक्त नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात कि कोई पद्धति है, जो शिक्षण पद्धति है वो हर परिस्थिति में नहीं उपयुक्त हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो विभिन्न शिक्षण विधियों का निर्माण ही नहीं होता। शिक्षण विधियों में परिवर्तन लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। शिक्षण विधियों में परिवर्तन लाने में दर्शन बड़ा सहायक होता है, क्योंकि उद्देश्य के अनुसार विधि में परिवर्तन, शिक्षण विधियों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे उद्देश्य होते हैं उसी तरीके से हमारे शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। शिक्षा दर्शन से यदि शिक्षक परिचित है तो वह अपनी शिक्षण पद्धति में अभीष्ट परिवर्तन करने में समर्थ हो जाता है। किसी एक शिक्षण पद्धति का अंधभक्त बनना ठीक नहीं होता है। समय समय पर शिक्षण विधि में जरूर है। कहा जाता है कि हम टेक्नोलॉजी एवं मॉन्टेसरी की पद्धति से शिक्षा दे रहे हैं। खुद से इसे समझ का शिक्षा यह है, प्रेम है, इसमें क्या प्राण नहीं है। बीज गणित का कोई भी फायदा नहीं।
आज ये अंदर है वह सहज भाव से प्रकट होती है। इस प्रकार जो प्रकट होता है वह शिक्षण है। इसके बाद में पाठ्यक्रम एक अगर देखा जाए तो निश्चित आदर्शों एवं शैक्षिक लक्ष्यों को ध्यान में पाठ्यक्रम किया कुछ संगीत कला आदि का अध्ययन अति आवश्यक है, से व्यर्थ है। मान लीजिए किसी को अगर ये सब्जेक्ट चूज करने में लगता है इसलिए मतलब भी नहीं रखते हैं। प्लेटो ने इन कहानियों को ना पढ़ाने की वकालत भी की थी, क्योंकि वो छात्रों को के सत्य से हटाया। को जो कुछ भारतीय शिक्षा शास्त्री भी ऐसे हैं कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को अनावश्यक बताते हैं, तो आर्य समाजी भी शिक्षा शास्त्री इसे अनिवार्य बताते हैं। दार्शनिक मतभेद के कारण शिक्षा क्या बताती है कि शासन का स्वरूप कैसा हो, अनुशासन किया जाए। दर्शन का इन प्रश्नों से अगर बात करें तो उत्तरदाता के दर्शनों का परिचायक होगा। इसमें बात दर्शन होगा जब एक तीसरे में कम। कुछ धार्मिक विचारक बालक को सुन रहे हैं पाप द्वारा उत्पन्न मानते हैं, अतः उसे दंड देना उचित मानते हैं। बालक को कितनी स्वतंत्रता प्रदान की जाए, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्वतंत्रता और अनुशासन के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए और शिक्षा दर्शन का अध्ययन मार्गदर्शन क्या होना चाहिए। देशों का ज्ञान देशों की अगर बात करें तो शिक्षा दर्शन के ज्ञान के अभाव में, यानी कि शिक्षा दर्शन के ज्ञान के अभाव में शिक्षक साध और साधन का भेद नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वह इन दोनों में उलटफेर कर देता है शिक्षक। यह दुर्भाग्यपूर्ण अगर स्थिति होती है कि इसमें ऐसी स्थिति में सदा शिक्षक को साध और साधन के उलटफेर के संबंध में आचार्य विनोबा भावे ने एक चेतावनी भी दी थी कि उन्होंने कहा कि ध्यान रहे कि साध और साधन में उलटफेर ना हो। साध के लिए साधन होते हैं और साध के लिए साधन होते हैं और साधन के लिए साध्य नहीं होते हैं। यही बात तर्क की है। आखिर गौतम का क्या न्याय सूत्र था
जो गौतम थे उनका जो न्याय सूत्र था, उन्होंने भी अरस्तु का तर्कशास्त्र इसलिए ना कि व्यवस्थित विचार कर पाए, विशुद्ध अनुमान निकाल सकें। मन होने को अनुमान हो सकता है कि पौधा उसमें तेल ना होगा। जब दीपक नहीं जलता है तो शायद बालक भी यही कहने लगता है कि उसमें शायद तेल भी ना हो। उसके मस्तिष्क में सारा तर्क रहता ही है। यह ठीक है कि पंचायत वाक्यों का शिलाजित की रचना कर दिखा नहीं सकता। शिक्षा का इतना ही काम है कि सत्य को बार बार खाद मिलने असर और मान स्वयं एक हम नहीं इसलिए ठीक नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद में शिक्षा और शिक्षा दर्शन शिक्षा का योगदान है। जब दो आए तो एक दूसरे के काम आते हैं, उसी प्रकार शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के काम आते हैं। शिक्षा के बगैर दर्शन अधूरा है और दर्शन के बगैर शिक्षा अधूरी है। वह संबंध किस काम का है जिसमें एक तो योगदान दे और दूसरा केवल ग्रहण ही करे। शिक्षा और दर्शन का संबंध भी एक पक्ष के न होकर दोनों ओर से है। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण करने में कौन करता है? वो दर्शन करता है। पाठ्यक्रम कौन निर्धारण करता है? वो दर्शन करता है। शिक्षण विधियों का निर्धारण करता है। शिक्षक कैसा होना चाहिए ये दर्शन बताता है। इसका व्यवहार में जो परिवर्तन लाती है, इसको व्यवहार में परिवर्तित शिक्षा करती है। शिक्षा के दो है, अनेक जो को में कर रही है, उसके निर्देशों करते हैं यूं यदि शिक्षा के अभाव में दर्शन के उद्देश्य पूरे नहीं होते और दर्शन के अभाव में शिक्षा के उद्देश्य पूरे नहीं होते, अब हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक मन देता सैद्धांतिक पक्ष है। इसके बाद में दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, यानी कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा और दर्शन दोनों का संबंध जीवन से है और देश और काल की संस्कृति को सीधा संबंध शिक्षा व दर्शन से ही है। दर्शन शिक्षा के क्षेत्रों व्यापक रूप रखता है। अच्छा अच्छा। हेलो, तो इसका जो पहला पॉइंट है, यस सर, आपकी आवाज़ जो है वॉइस थोड़ा हेलो, क्लियर नहीं आ रही सर। शिक्षा के उद्देश्य जीवन के उद्देश्यों के आधार पर निश्चित होते हैं।
कि व्यक्ति के जीवन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य दर्शन उसी प्रकार से उस पर प्रभाव डालता है। जीवन के उद्देश्य समाज और संस्कृति से भी प्रभावित होते हैं। इसका निर्धारण जो समाज का जो दर्शन पर बहुत योगदान करता है। दर्शन जो है समाज का दर्शन जो योगदान करता है, अतः हम इस चीज़ को भी जान सकते हैं कि दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो अपना जीवन दर्शन अलग अलग होता है। अपना जीवन सभी का जीवन दर्शन होता है। दोनों के अगर बात करें कि दोनों के जीवन दर्शन में समानता भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन हाँ हो भी सकती है, और भिन्नता भी हो सकती है। दोनों के जीवन दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। लेकिन और शिक्षा के स्वरूप की अगर हम बात करें तो निर्धारण में वह अपना प्रभावशाली ढंग से योगदान प्रदान करते हैं। इसीलिए वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य जो होता की प्राप्ति करना। मध्यकाल में अगर हम बात करें तो सांसारिक सुखों की प्राप्ति। अगर ब्रिटिश काल में बात करें तो कुशल क्लर्कों का निर्माण, और उद्देश्यों के निर्धारण में अगर राजनैतिक दर्शन का भी प्रभाव पड़ता है। जनतांत्रिक उद्देश्यों में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का स्वतंत्र विकास, नागरिकता का विकास, चारित्रिक एवं व्यावसायिक विकास आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। साम्यवादी अगर देशों में बात करते हैं तो राज्य का विकास एवं उसके स्वरूप क्रियाओं के प्रशिक्षण को भी महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ अगर शिक्षा के उद्देश्य में भिन्नता भी पाई जाती है तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि जीवन के दर्शन में भी भिन्नता होगी, परंतु इतना निश्चित है कि शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण, शिक्षा के जो उद्देश्य दर्शन के निर्धारित होते हैं। और इसके बाद में अगला जो आता है वो पाठ्यक्रम की जो शिक्षा के में दर्शन क्या है के लिए उसमें भिन्न भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विषयों की शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से प्रतिपादित किया है। वैदिक काल की अगर जो हम बात करें तो उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम में वेदों व उपनिषदों का महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वैदिक काल में अगर बात करते हैं तो उसमें पाठ्यक्रम में जो निर्धारित उसमें सम्मिलित किए गए हैं, उसमें जैसे वेद हैं, उपनिषद का महत्वपूर्ण स्थान था। मुस्लिम काल की अगर बात करें तो उसमें लौकिक विषयों को स्थान मिला है। इसके बाद में अगर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रत्येक काल की शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण किया। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप आदर्शवादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी व यथार्थवादी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में भिन्नता में देखने को मिलती है। अगर आदर्शवाद में जाए तो उसके पाठ्यक्रम अलग होंगे। प्रकटवाद की अगर बात करें तो प्रकटवादी के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्माण। प्रयोगवादी के अगर बात करें तो उनके अलग होंगे, और यथार्थवादी पाठ्यक्रमों की बात करें तो उनके पाठ्यक्रम निर्माण की जो प्रक्रिया होगी, जो उनके पाठ्यक्रम में जो शामिल की अलग होंगे। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक की जो शिक्षा दर्शन का जो शिक्षा पर प्रभाव पाठ्य पुस्तक कैसे होता है कि पाठ्य पुस्तकें भी एक प्रकार की संस्था है। पाठ्य पुस्तकें जीवन के आदर्शों की प्राप्ति का साधन होती हैं।
व्यक्ति के जीवन में जो आदर्शों का एक साधन के रूप में होती हैं। समकालीन अगर विचारों और आदर्शों को पाठ्य पुस्तकों की रचना, पाठ्य वस्तु के चुनाव आदि की अगर बात करें तो ये जनतांत्रिक राष्ट्रों एवं साम्यवादी राष्ट्रों की पाठ्य पुस्तकों में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्रोनियन अपने समय की सभी पाठ्य पुस्तकों को बदल डाला था। पाठ्य पुस्तकें अध्ययन, अध्यापन, विचार विमर्श व तर्क के साधन हैं। ये पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं अध्ययन की और अध्यापन की, यानी कि विचार और विमर्श की, तर्क के साधन है, और दर्शन का इन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शिक्षण विधियां, नेक्स्ट जो है शिक्षण विधियां की, जो शिक्षण विधियों पर क्या दर्शन का प्रभाव पड़ता है। शिक्षण विधियां दर्शन द्वारा प्रभावित होती हैं, क्योंकि प्रत्येक दर्शन अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्गों का निर्माण करता है, और विभिन्न शिक्षण विधियों का अस्तित्व ही इस बात का परिचय है कि उसमें दृष्टिकोणों के भेद ने जो शिक्षण विधियां में विभिन्नता ला दी है, उसको आदर्शवादी क्या करते हैं कि हार्वर्ड जो आए थे उन्होंने पंचपदी का निर्माण किया, और इसके बाद जब प्रयोजनवादी आए तो डीबी ने उन्हें पंचपदी को अनुकूल बतलाकर प्रोजेक्ट में विधि का प्रयोग किया, पद्धति का परिचय कराया उन्होंने। प्रयोजनवादियों का यह भी दावा था कि जो प्रोजेक्ट विधि है वो छात्रों में प्रगतिशीलता भर देगी, डीवी ने कहा, और उन्हें आलोचनात्मक चिंतन के लिए भी तैयार कर देगी। जो प्रोजेक्ट विधि है वो बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन के लिए भी तैयार कर देगी। जब इसके बाद में सुकरात ने अपने दार्शनिक विचारों के अनुसार उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने प्रोजेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं माना, उनके अनुसार तो संसर्वित पर बल दिया गया। प्लेटो ने संवाद तथा अरस्तु ने आगमन निगमन विधि का भी आविष्कार किया। रूसो ने सौ अनुभव, उन्होंने कहा कि 100 अनुभव और 100 क्रिया के बाद बात कही। फिर माल्टेसरी ने इंद्रियों और प्रशिक्षण पद्धति को जन्म दिया। फ्रावेल ने किंडरगार्टन पद्धति का विकास किया। भिन्न भिन्न इस तरीके से शिक्षण शास्त्रियों ने अपने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से शिक्षण विधियों का निर्माण किया। विधियों को उन सिद्धांतों के अनुसार भिन्न भिन्न शिक्षा दार्शनिकों ने अपने भिन्न भिन्न तरीके से शिक्षण विधियों को अपनाया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट शिक्षक पर दर्शन का क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण है, परंतु अगर बात करें दर्शन की तो अपने दृष्टिकोण से कि शिक्षक का स्थान निर्धारित करता है, शिक्षक का स्थान निर्धारित करता है। और आदर्शवादी शिक्षक ब्रह्म के समकक्ष रखता है। जो आदर्शवादी है वो शिक्षक को ब्रह्म के समकक्ष रखता है। वहीं प्रकृतिवादी की अगर बात करें तो बुराई के रूप में देखता है। वहीं प्रकृति का अगर सर्वोच्च शिक्षक मानता है तो वो प्रकृतिवादी जो है वो शिक्षक को प्रकृति को सर्वोच्च शिक्षक मानता है। प्रयोगवादियों की अगर बात करें तो शिक्षक को बालक एवं समाज का पथ प्रदर्शक व निर्माण कर्ता मानते हैं। शिक्षा को क्या स्थान दिया, शिक्षक में कौन से गुण अनिवार्य हैं, शिक्षा की प्रक्रिया में वह कितना महत्वपूर्ण है, ऐसी इन तमाम बातों से उत्तर दर्शन की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है।
इसके बाद में अनुशासन की जो पर दर्शन का क्या प्रभाव पड़ता है। अनुशासन विद्यालय के कार्य अन्य किसी पक्ष की अपेक्षा अनुशासन किसी भी व्यक्ति का या युग की दार्शनिक पूर्व अवधारणाओं को भी अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अनुशासन को प्रभावित करने में जो दार्शनिक धारणाएं हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। आदर्शवाद प्रभावात्मक जो अनुशासन होता है वो आदर्शवाद मानते हैं, बल देते हैं। दूसरी ओर प्रकृतिवाद जो है वो मुक्तात्मक व स्व अनुशासन पर बल देता है। प्रयोगवादियों की अगर हम बात करें तो दर्शन में वैद्यपूर्ण क्रियाओं को अपनाकर अनुशासन की स्थापना पर बल देता है। जो प्रयोगवादी हैं वो सामाजिक अनुशासन पर बल देते हैं। इसके बाद में विद्यालय प्रबंध कि जो विद्यालय कहाँ पर खोला जाए और क्यों खोला जाए, इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य हों, इसका प्रबंध किस प्रकार किया जाए। इन विद्यालयों का उत्तर दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न भी हो सकता है और यथार्थवादी के लिए स्थानीय समाज की क्या अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तो आदर्शवादी के लिए सार्वभौम आदर्शों के प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय को समाज का प्रतिबिंब मानना चाहिए। तो दूसरा इसे समाज का सुधारक बताता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक के अनुसार विद्यालय अनुगामी है तो दूसरे के लिए अग्रगामी। यह भेद जीवन की विभिन्नता के कारण एक के लिए भवन तो एक के साथ सज्जा आवश्यक है, तो दूसरे के लिए वह गौड़ है। विद्यालय की व्यवस्था जीवन दर्शन का व्यवस्था में दर्शन का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो मूल्यांकन। प्रत्येक मूल्यांकन के पीछे कुछ न प्रयोजन होता है और प्रत्येक प्रयोजन दर्शन द्वारा प्रभावित होता है। ये भी बात सत्य है कि जो प्रत्येक प्रयोजन है वो दर्शन द्वारा प्रभावित होता है। यदि मूल्यांकन को सफल बनाना है तो उसे तकनीकी कसौटी के साथ साथ भी शिक्षा दर्शन की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। यदि मूल्यांकन को सफल बनाना है तो शिक्षा दर्शन की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। इसी आधार पर शिक्षा के मापन का तथा मूल्यांकन पर दर्शन का प्रभाव परिलक्षित भी होता है। एक दार्शनिक कंकाल ने जो उनकी पुस्तक थी मेजरमेंट के प्रथम अध्याय में उन्होंने मापन का दर्शन नाम दिया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में जो उनका अध्याय पुस्तक का था उसमें मापन का दर्शन नाम दिया था। उन्होंने मापन को दर्शन नाम से प्रकाशित किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम कह सकते हैं कि दर्शन शिक्षा के लगभग बनारस मुगल शहर चंदौली दर्शन शिक्षा के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित कर रहा है और हम शिक्षा को अमित सर प्लीज अनम्यूट यू। अमित सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। म्यूट कीजिए सॉरी। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो दर्शन
शिक्षा के लगभग जो जितने भी पहलू हैं उनको भी प्रभावित कर रहा है। हम इस तरीके से देखें कि शिक्षा को दर्शन के प्रभाव से पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेंटाइल ने सत्य ही लिखा है कि जो व्यक्ति इस बात में विश्वास करते हैं कि दर्शन से संबंध बनाए बगैर शिक्षा प्रक्रिया उत्तम रीत से चल सकती है, वे शिक्षा के विशुद्ध स्वरूप को समझने में असमर्थता प्रकट करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया दर्शन की सहायता के अभाव में उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो है के संदर्भ ग्रंथ की सूची और थैंक यू क्लास।